मैं निखिल रायज़ादा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज मैंने ओयो के ऊपर केस स्टडी बनाई है। ओयो 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 ओयो, हर जगह ओयो हो रहा है। अगर आपको होटल चाहिए तो आपको ओयो जाना पड़ेगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि जापान में याहू उसे बैकअप नहीं दे रहा है? 2300 करोड़ रुपए का क्यों नुकसान हो गया? इनकम टैक्स लगातार क्यों रेड्स कर रहा है? ऐसा क्या हुआ कि ओयो को अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकालना पड़ रहा है? अगर ये सारी बातें जाननी है और ओयो की अगली प्लान्स और स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है और वो उस पे किस पे काम कर रहा है ये जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। एक सच्ची घटना मैं आपको बताता हूं जिससे मैं आपको इस पूरी कहानी को समझाऊंगा। मैं मुंबई सीएसटी पे मुझे एक कमरा लेना था, एक रूम बुक करना था। उसके लिए मैंने ओयो ऐप डाउनलोड किया और मैंने डाउनलोड करके प्रॉपर्टीज लोकेट करी। तो जब मैंने प्रॉपर्टीज लोकेट करी तो मुझे पता चला कि मेरी शाहपुर जी पालन जी ऑफिस से ओयो का नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मुझे सुबह जल्दी जाना था ऑफिस, तो मैंने उसको कैंसिल किया और मैं मेक माई ट्रिप से अपने रूम को बुक करके आया। जब मैं होटल में चेक इन कर रहा था तब मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि भाई ओयो में क्यों नहीं हो तुम? तो उसने मुझे बोला कि यार वो पैसे नहीं देते और अब मुझे भरोसा नहीं होता। जैसे उसने मुझे ये बात बोली कि मुझे भरोसा नहीं होता, मेरी ठन ठन बज गई कि अगर बिजनेस में किसी को भरोसा नहीं हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कस्टमर एक्सपीरियंस खराब है या फिर आपकी टाइप्स में कुछ प्रॉब्लम्स है। मैंने रिसर्च किया कि क्या हुआ, तब पता चला कि एक बहुत ज़बरदस्त कहानी है इसके पीछे। कहानी शुरू हुई नवंबर फर्स्ट वीक से, इनफैक्ट उससे पहले से, जब पहली होटल ने ओयो के ऊपर केस किया फ्रॉड का और उसने बोला कि ओयो ने मुझे रेंट नहीं दिए हैं वापस, जो कि 1 महीने के 7 लाख रुपया होता है और उसने मई से नहीं दिए, जो कि कैलकुलेट करने पे 35 लाख रुपीस आता है। उसने वो केस ओयो पे किया। बदले में ओयो ने उस होटल पे ये केस किया कि आप सोशल अटेंशन लेने के लिए, हमारी ब्रांड वैल्यू कम करने के लिए हम पे ये केस कर रहे हो। पहला स्ट्राइक ये हुआ। दूसरा स्ट्राइक ये हुआ कि उसको उसी समय 2300 करोड़ का नुकसान हुआ। थर्ड, चाइना में अपने ग्रोथ बिजनेस को वो बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। इनफैक्ट हर कंट्रीज में वो जा रहा है, जापान, चाइना, यूरोप, इंडिया। चाइना में जब वो अपने बिजनेस को इंप्रूव कर रहा था तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर या इनफैक्ट दिसंबर में वहाँ पे जो होटल्स के साथ टाई अप हुए थे उन्होंने ओयो ऑफिस के सामने धरना दे दिया, स्ट्राइक कर दी। और वो स्ट्राइक इतनी ज़्यादा हो गई कि इसको देखते हुए जापान में जो याहू ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था वो बैकस्टेप हो गया। इसी के चलते प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। अब इंडिया में इतनी कंप्लेंट जनरेट हो गई, होटल्स में जो टाई अप करने के लिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स जा रहे हैं, होटल्स उनके साथ टाई अप नहीं कर रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उन्हीं के एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि हम पहले ओयो के सिर्फ नाम से बेच दिया करते थे हमारे मॉडल को, अब नहीं बिक रहा है। इसी बात को जानने के लिए उनके 4th पॉइंट पे आया तो पता चला कि उनकी कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के कारण भरोसा टूट गया है होटल और ओयो के बीच में। अब भरोसा नहीं है तो कोई इंडिया में काम नहीं करेगा और इसके कारण चाइना में इफेक्ट हुआ। ये चलते हुए ओयो ने एक स्टेप लिया कि चाइना में लगभग 5% और इंडिया में लगभग 12% एम्प्लॉयज को बाय बाय कर दिया, जो कि होता है 600 कुछ चाइना में और 1200 कुछ इंडिया में। जब मैं इस पे गया कि यार ऐसे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो चुकी है, तो देखा कि ओयो अब अपने प्लान्स को कैसे बढ़ाएगा। ओयो को पहले समझने के लिए आपको उसका बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। ओयो मेजरली 2 बिजनेस मॉडल पे काम कर रहा है। पहला स्मार्ट बिजनेस मॉडल और दूसरा उसका फिक्स्ड रेंटल डिपॉजिट मॉडल है। और एक और अभी एक नया इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है फ्लैट्स, हाउसेस को रेंट देने के लिए ओयो में, वो उसका 3rd वर्टिकल है। मेजरली ये 1st और 2 में अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। जब मैं 1st मॉडल के बारे में बात करूंगा आपसे, जो कि है स्मार्ट बिजनेस मॉडल, इसमें यह है कि होटल अगर आपका है तो आपका होटल रहेगा, ओयो अपना ब्रांड नेम चिपकाएगा, बिजनेस करेगा, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करेगा, उसके सर्टेन रूल्स है, उसके चेकअप्स है वो करेगा और बाद में जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो 80-20% शेयर होगा। मतलब 80% आपका होटल के मालिक का और 20% ओयो का। साथ ही साथ वो बिजनेस सक्सेस फीस देगा 2 लाख रुपया। बिजनेस सक्सेस क्या है उसे समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत कुछ 1 करोड़ रुपया है। आप मेरे पास आए, मैं बैंक हूं और आपने मुझे बोला है कि 1 करोड़ रुपया की प्रॉपर्टी अगर आप बेचते हो तो मैं इस पर कुछ परसेंट दूंगा, जो कि लगभग 2.25 से 2.8 होता है। लेते हैं हम 2%, मतलब 2 लाख रुपया अगर मैं किसी एक ऐसे इंसान को लेके आ गया जो आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपया में खरीद लेगा, और बोला आपने मुझे कि अगर मैं 1 करोड़ से ऊपर बेचता हूं तो मुझे आप 5% दोगे एक्स्ट्रा कीमत पे। मेरे मजे, तो मैं ऐसा कस्टमर ढूंढूंगा जो 1 करोड़ से ज्यादा हो ताकि मुझे ज्यादा पैसा मिले। अब मान लीजिए मैं एक जने को लेके आया जो आपको 1.5 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी खरीदेगा, तो आप मुझे कितना देंगे?
1 करोड़ का 2% यानी 2 लाख रुपया, 50 लाख जो आपने बोला था कि ऊपर, और उस पर आप 5% देने वाले थे मुझे, मतलब 2.5 लाख, वो 2 लाख 2.5 लाख मतलब 4.5 लाख रुपया आप मुझे देंगे। तो ये बिजनेस सक्सेस आपने दिया है मुझे, बिजनेस सक्सेस फीस। याद रखिए सक्सेस है, लॉस हुआ तो कुछ नहीं है, सक्सेस पे ही आपको मिलेगा। दूसरा मॉडल इनका ये है जो कि फिक्स्ड रेंटल मॉडल है कि आपका मैं पूरा होटल ले लूंगा, आपका सारे एक्सपेंसेस, सारे मेरे मैनेजर्स, सारे मेरे ही ट्रेनिंग करे दिए हुए ऑफिसर्स जो कि एम्प्लॉयज वहाँ पे काम करेंगे, मेरे सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारे एक्सपेंसेस मैं बियर करूँगा, और आपको हर महीने के हिसाब से मैं रेंट दूंगा। रेंट कुछ 5 महीने का वो पहले डिपॉजिट कर देते हैं और उसके बाद मैं फिक्स आपको रेंट देता रहूँगा। कुछ क्राइटेरिया होता है उस प्रॉपर्टी का कि आपका एरिया 300 से 3000 स्क्वायर फीट के बीच में होना चाहिए, और कुछ उसके INR वैल्यू 2 लाख से 5 लाख 15 लाख के बीच में होनी चाहिए। वो इसका कुछ फिक्स क्राइटेरिया उसमें लाई करनी चाहिए आपके होटल। मेजरली ये 2 बिजनेस मॉडल्स हैं। अब हुआ ये कि लोगों की पेमेंट लेट आने लगी, इसके कारण होटल्स वालों को उन पर ट्रस्ट खत्म हो गया। अब उनकी जो ब्रांड वैल्यू मार्केटिंग थी कस्टमर्स के लिए नहीं, जो टाई अप करने वाली होटल्स के लिए, वो नेगेटिव पड़ गई। उनको भरोसा ही नहीं हो रहा है आपके होटल में टाई अप करने के लिए। अब जब मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव उनके पास जा रहा है और होटल वाले को बोल रहा है कि आप मेरे साथ टाई अप कर लो, मेरे पास बहुत लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि टाई अप करने के बाद जो फिक्स रेंटल मॉडल था उनका, उसमें आप रेंट उनको वापस नहीं कर रहे हो और शेयर्स आप उनको गेन करके नहीं दे पा रहे हो, तो ट्रस्ट टूट गया। अब अगर ट्रस्ट टूट गया तो टाई अप होना मुश्किल है। इसलिए मुंबई में ओयो के रूम्स कम है, आप गूगल कर सकते हैं। मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा, वैसे स्क्रीनशॉट्स मैंने दिए भी है जिसमें पता चल रहा है कि मैंने ये माई ट्रिप से बुक किया था और ओयो से नहीं कर पाया। ये इसका मेजर प्रॉब्लम आया। अब प्रॉब्लम आ गया तो अब सॉल्व कैसे कर सकते हो और इसके इफेक्ट्स क्या है? इसके इफेक्ट्स सबसे ज़्यादा जो पड़े वो एम्प्लॉयज़ पे पड़े। पहले ओयो के एम्प्लॉयज़ को इतना वर्कआउट नहीं करना पड़ता था किसी होटल के साथ टाई अप करने में, लेकिन अब करना पड़ रहा है। दूसरा, वहाँ का जो वर्किंग कल्चर है वो बहुत ज़्यादा टेंस हो गया है, उनका मोरल डाउन हो गया है, क्योंकि वहाँ पे जो वर्किंग कल्चर है वो उनकी परफॉर्मेंस बेसिस पे जज किया जाता है। अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं है तो आपका काम नहीं हो पाएगा। पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजर्स पे काम करते थे, हर एक एरिया के डिफरेंट मैनेजर्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजर्स, लेकिन उस मॉडल को उन्होंने चेंज करके बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स में वो चले गए। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि हर एक एरिया में ज़्यादा नंबर ऑफ बिजनेस मैनेजर्स हैं, तो उनमें आपस में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है, तो जिसके कारण प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं निकल पा रही है ओयो की। अब जो उसके रीजन है, उसमें जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि उसने अपने एम्प्लॉयज़ को टाटा बाय बाय किया जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और कुछ को उसने निकाला। आने वाला प्लान, उसका रोड मैप क्या क्या हो सकता है, कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज वो फॉलो कर सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें आता है सस्टेनेबल ग्रोथ, जिसका मतलब यह है कि आपकी ग्रोथ का जो पेस है और आपकी ऑपरेशन कैपेबिलिटीज है उन दोनों को मैच करिए। आप ग्रोथ कर रहे हैं और अगर आपका पीछे से ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज अच्छा नहीं है तो मॉडल डगमगा जाएगा, आप गिर सकते हैं, फ्लॉप हो सकते हैं, जो कि हुआ होटल्स के साथ। दूसरा, ऑपरेशनल एंड कस्टमर एक्सीलेंस। आपको अपनी ऑपरेशन जो फैसिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है, उस पर वर्क करना पड़ेगा, आपको उसमें ट्रेन करना पड़ेगा, आपको अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, और आपको ऐसे वे आउट लाना पड़ेंगे। वो कैसे आ सकते हैं? सिंपल है। पहला, फोकस। आपका प्लान क्या है उस पर फोकस करिए। दूसरा, आपने जो प्लान किया है उसको कौन से स्मार्ट थिंकिंग करके करिए, और उसको डायनामिक मत रखिए। एक फिक्स प्लान रखिए, प्रॉब्लम्स के साथ साथ उसको धीरे धीरे डायनामिक करके सॉल्व करिए। थर्ड नंबर पे उसकी अकाउंटेबिलिटी, कि इसका काम को कितने समय में कैच करना चाहिए था और इस पर आप कितना अकाउंटेबल हो रहे हो, एक्सटर्नल ऑडिट्स और इसके साथ कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है प्रॉफिटेबिलिटी। जो आपका बिजनेस पहले मॉडल पर चल रहा है उसी बिजनेस को आप चलाइए। नए इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है कि आप जो प्रॉफिटेबल लोकेशन है वहाँ इन्वेस्टमेंट करिए, वहाँ पे आप देखिए कि उससे आउटपुट लाने की कोशिश करिए, वहाँ ज़्यादा फोकस करिए जो पहले से ही आपको प्रॉफिट जनरेट करके चल रहा है, क्योंकि अभी आप लॉस में जा चुके हो। फोर्थ नंबर की आती है ट्रेनिंग एंड गवर्नेंस। आपके एम्प्लॉयज जो कि काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी कोई ऑपरेशनल ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, उस चीज़ को आप ट्रेनिंग प्लेस पे करके सॉल्व करिए, मैकअप करिए और फिर पेस में दौड़ाइए। तो ये मेजरली आप ये स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। हाल ही में उनका आर्टिकल्स भी आए थे जिसने मेरे स्टेटमेंट्स को सपोर्ट किया था कि ये आप ये काम कर सकते हैं। इसी के बाद यदि आपका कोई अगर मॉडल है तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ओयो अपने काम को कैसे बना सकता है, जो बिगड़ा हुआ काम है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बिल्कुल अपना काम बेहतर करेगा, इनफैक्ट बहुत बेहतर करेगा ही सही। इतनी बड़ी कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, हम सब भी विश है, हमारी भी बेस्ट विशेज उनके साथ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर मेरे इनपुट्स आपको अच्छे लगे, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करिए कि अगली स्ट्रैटेजी मॉडल या अगला बिजनेस मॉडल आप कौन सा समझना चाहते हैं, उसे नीचे कमेंट में लिख के दीजिए। मेरा ये इनिशिएटिव टास्क है, मेरी पहली केस स्टडी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।